हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम बीएसटीसी के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं जिसमें हमने राजस्थान जीके की कुछ क्लासें ली थी पहले, जिसमें वास्तुकला और लोक नृत्य वगैरह ये टॉपिक हमने लिए थे, जिसमें हमने बाघ परियोजना भी पढ़ी थी, कुछ स्थल भी पढ़े थे। आज हम बीएसटीसी के लिए हिंदी तथा अन्य की हर वैकेंसी में आने वाली टॉपिक हिंदी है, जो कि हर वैकेंसी में आता है, चाहे भले एसआई लो, आरएस लो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लो या फिर बीएसटीसी लो, पीटीटी लो, हर एग्ज़ाम में हिंदी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और हिंदी हमेशा मजबूत रहनी चाहिए तो ही कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, वरना नहीं निकलता। तो हिंदी में आज हम हिंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो आज हमारी शुरुआत करेंगे हम हिंदी के उस टॉपिक से जो एक व्यक्ति, एक बच्चा तीसरी चौथी क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो जाता है और अंत समय तक पढ़ता है, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते उसको पढ़ना ही पड़ता है। वो है संज्ञा। संज्ञा शुरुआत से अंत तक पढ़ा जाता है। आज हम संज्ञा ही पढ़ेंगे जो कि हर एग्जाम में आता है। संज्ञा हालांकि सबको आता है संज्ञा टॉपिक, लेकिन क्या है, हमें शुरुआत जीरो से ही करनी होती है और धीरे धीरे गति बढ़ती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है। तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी जो टॉपिक हो गए, संधि, समास, कारक वगैरह, हर हम जो टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा वो हम जरूर पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं संज्ञा की। हम हिंदी के कुछ टॉपिकों की बात करें तो आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो कहीं से भी कैसे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास भी पहुंचे। यह आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण रहने जा रही है कि इससे आपके लगभग हर एग्ज़ाम के 20 से 25 नंबर कवर हो जाएंगे। 20 से 25 नंबर की मतलब होता है सीधा लीड रोल, आप सीधा लीडिंग करेंगे उस एग्ज़ाम में। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो आज हम हिंदी में लेते हैं संज्ञा। संज्ञा हमारा शुरुआती टॉपिक रहता है। तो संज्ञा संज्ञा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम बात करते हैं कि एक बार देखें कि हिंदी में शब्द होते हैं। शब्दों को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। शब्द जो कि ये शब्द होता है, हम शब्द की बात करें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले, शब्द का कोई अर्थ निकलता है, उस अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे वाक्य का अर्थ निकलता है कि राम जा रहा है, तो इसमें अर्थ निकल रहा है कि हाँ राम जा रहा है, कहीं जा रहा है, इसमें अर्थ निकल रहा है, वो तो पूरा वाक्य हो गया। लेकिन सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? अपने शब्द होगी। शब्द में हमें, जैसे कि हम बात करें पेड़, पेड़ एक शब्द है, इससे हमें अर्थ पता चल रहा है कि पेड़ इस प्रकार का होता है, पेड़ ये होता है, हम पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से शब्द हम बात करें तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। तो एक बार परिभाषा देख लें कि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ऊपर की साइड में लिखता हूं ताकि अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, ये अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है। जबकि हिंदी में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। हम भाषा की बात करें तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। यह हमारे बिंदुओं में आता नहीं है वर्ण विचार, लेकिन हम अलग से इसको जरूर पढ़ेंगे। हम एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तो बाद में एक बार वर्ण विचार भी जरूर पढ़ेंगे, लेकिन पहले महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो शब्द क्या होता है? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। हम बात करें शब्द को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है विकारी शब्द
और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो हम बात करें, एक तो विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई विकार हो, विकार यानी उसमें कोई टूट फूट हो, उसमें कोई गड़बड़ हो, वो तो होता है विकार। और अविकार यानी जिसमें कोई गड़बड़ नहीं हो, वो होता है अविकार। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो हम बात करें, विकारी शब्द में आता है लिंग, वचन, काल और कारक। तो हम बात करें लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक, ये और भी है, और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक, जिसके हम आगे ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, लिंग, वचन, काल और कारक, ये सारे पढ़ेंगे। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये भी रहने वाला है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये अपने जो जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे विकारी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विकारी। लिंग, वचन, काल और कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द होते हैं, यानी इसमें कोई न कोई विकार हो सकता है। अब हम बात करें अविकारी शब्दों की। तो अविकारी शब्द में आते हैं लिंग, वचन, काल और परिवर्तन, जिसमें नहीं होता है। लिंग, वचन, काल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अपने अविकारी होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके, इसमें एक थोड़ी लाइन ऐड कर देना कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन, के आधार पर परिवर्तन, आधार पर परिवर्तन, यानी कि इनमें जब परिवर्तन होता है तब संज्ञा में चेंज होता है, सर्वनाम में चेंज होता है, विशेषण में भी चेंज होता है और क्रिया में भी चेंज होता है। अगर हम बात करें अविकारी की, तो इसमें लिंग, वचन और काल के आधार पर, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैं सीधा डायरेक्टली लिख देता हूं कि लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। ओके, परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन कौन से है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो हम बात करें क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादिक बोधक। तो हम बात करें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, तीसरा हो जाएगा संबंध बोधक और एक हो जाएगा अपना विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार से हम शब्द को बांट सकते हैं। इन विकारी शब्द में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है संज्ञा। विकारी शब्दों में जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है संज्ञा। तो एक बार ये नोट्स बना लीजिए आप, साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्लास में याद हो जाए। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि आप जैसे छोटे बड़े भाइयों और बहनों को, बहुत सारे जो कि दूर दूर तक बैठे हैं, जिनके कोचिंग तक पहुंचने का कोई संभव नहीं होता है, कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, पढ़ने में बहुत ही रुचि हो लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कंप्लीट मैं हिंदी कराऊंगा। इसमें आप बेझिझक रहिए। तो इसको शेयर कर दीजिएगा और ये नोट्स बना दीजिए। तो हमने ये थोड़ा सा खाका देखा है शब्द का, जिसमें हमने विकारी अविकारी देखे हैं। अब हम सीधा टॉपिक लेते हैं संज्ञा। थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा हमें क्यों पढ़नी है।
ये विकारी शब्द है और इसी से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो ये कोई 8वीं 9वीं 10वीं का बोर्ड एग्जाम नहीं है जो हमें सीधा पढ़ लिया और छाप के आ गए। इसमें आपके कंपटीशन एग्जाम है और इसमें हमें कुछ अलग हटके पढ़ना होगा, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो थोड़ा हटके पढ़िए और वीडियो का अंत तक बने रहिए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई ये क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वास्तव में हाँ सही पढ़ रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेझिझक रहिए। अब हम संज्ञा की बात करें। संज्ञा की हम बात करें तो सर्वप्रथम हम देख ले हैं कि संज्ञा शब्द में हम देखें तो क्या चीज़ दिख रही है, सम और ज्ञा। सम का मतलब होता है पास, सम का मतलब होता है पास। एक बार लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सम, ये पीछे हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब आधा मय और ज्ञा, इन दो शब्दों को जोड़कर संज्ञा शब्द बनाए। सम प्लस ज्ञा, संज्ञा। ठीक है, इस सम का मतलब होता है पास में, लेकिन एक और शब्द होता है सम, उसका मतलब होता है बराबर, लेकिन उसमें शब्द जो होता है सम, ऐसा सम होता है, इसमें ये म पूरा होता है और इसका मतलब होता है बराबर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सम का मतलब होता है पास और ज्ञा यानी ज्ञान, जानकारी प्राप्त करना। तो पास की चीजों की जानकारी प्राप्त करना ही संज्ञा होता है। तो ज्ञान, या हम बात करें जानकारी, ओके, तो पास की चीजों की जानकारी करना हमें संज्ञा का। अब हम परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा रटते रटाते आए हैं शुरुआत से ही, स्कूल से लगाकर ट्यूशन वगैरह जहाँ जहाँ आपने पढ़ा होगा। सीधा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है। तो एक बार लिख देते हैं, परिभाषा सही है, सीधा सवाल भी आता है, सीईटी जैसे एग्जाम में सीधा आ जाता है, संज्ञा सीधा आ जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, क्रिया विशेषण, विशेषण। तो हमने क्या है ना, बहुत टाइम हो गया पढ़े, हमने किसी ने 12th पास की, किसी ने कोई साइंस बैकग्राउंड में चला गया, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड में चला गया, तो फिर क्या है ना, पढ़ने में एक गैप बन जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होती है। तो परिभाषा भी आनी जरूरी है। तो हम लिखते हैं परिभाषा, साथ ही साथ आप भी लिखते जाइए कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा, भाव आदि के नाम को, संज्ञा कहते हैं। ओके, ये अपनी संज्ञा की परिभाषा हो गई है। अब आप कहेंगे ये तो मेरे को आता है, आपको आता है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी होगी ना। सीधा फोर्थ गियर थोड़ी लगेगा गाड़ी में, सीधा फोर्थ गियर लगाते हैं, नहीं लगाते। पहले पहला गियर, फिर दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से ये पहला गियर है, धीरे चलेगी गाड़ी। लेकिन जैसे जैसे गियर बदलेंगे आगे आगे आपको भी मजा आएगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देख लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, दिशा, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। व्यक्ति का मतलब होता है सजीव, वस्तु यानी निर्जीव, स्थान होता है। ओके, ये लिखने को जरूरत। अब हम संज्ञा की बात करें, संज्ञा को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो संज्ञा को हम मूलतः हम बात करें तो 3 भागों में बांटेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ओके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, हम कुल प्रकार से 3 भागों में संज्ञा को बांट लेंगे। संज्ञा जिसको हम 3 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 2 व्यक्तिवाचक,
और नंबर 3 की बात करें, हम नंबर 3 की बात करें तो वो आ जाएगा भाववाचक। ये भी सबको आता है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। ओके, और नहीं आता तो देख लीजिए, बिल्कुल जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इस प्रकार से ये 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के। अब हम एक एक की परिभाषा की बात करें। जाति का मतलब होता है जो समूह का बोध कराए, किसी जाति विशेष का बोध कराए, वो जातिवाचक होता है। व्यक्तिवाचक किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराए, ज्ञान कराए, जानकारी प्राप्त कराए हमें, वो व्यक्तिवाचक। और भाववाचक किसी भाव का बोध कराए, जैसे कि आनंद, रोष, खुशी, गम, ये भाव है। मीठा, तीखा, ये भाव है, तो उसका बोध कराए तो हम बात करते हैं भाववाचक। तो एक एक की परिभाषा में इसी के नीचे लिख देता हूं ताकि आपको भी आसानी से पता चले। तो जातिवाचक में हम बात करें, किसी, सीधा लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि वो संज्ञा जिसमें किसी समूह जाति का बोध करा, इतना नहीं लिख देता हूं, सीधा लिखता हूं कि किसी जाति या समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए, बोध यानी ज्ञान होता है, बोध कराए, जातिवाचक संज्ञा होती है। सीधा लिख देता हूं, कराए, बस ठीक है। शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं ताकि एग्जाम के टाइम आपको कोई दिक्कत ना हो, सीधा एक शब्द में आपको पूरी लाइन याद आ जाए। इसे शॉर्ट नोट इसे ही कहते हैं। अब हम बात करें कि जो जाति, जो हम बढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, उसमें हम बात करें तो इसका बहुवचन बनता है, यानी कि जिस चीज का बहुवचन बने वो जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि जिसका बहुवचन बन सके, जिनका बहुवचन बन सके। अब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे गाय, तो गायें यानी बहुत सारी गायें, कुत्ता तो कुत्ते, बहुत सारे कुत्ते, इस प्रकार से। स्त्री, स्त्रियां, तो उनका जो एक पूरा समूह दिख रहा है, समूह जाति बता रहा है, बोध करा रहा है हमें जाति का, वो जातिवाचक हो गया। अब हम व्यक्तिवाचक की बात करें, जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशिष्ट हम स्थान की बात करें, एक विशेष जगह की बात करें, एक विशेष नाम की बात करें, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है। किसी विशेष का बोध कराए, तो किसी विशेष का बोध कराए व्यक्तिवाचक। किसी विशेष का बोध कराए वो अपने व्यक्तिवाचक हो जाता है। व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता। जैसे कि किसी का नाम है राम, राम का कैसे बहुवचन बना, क्या कहोगे, रामे, रामो, हैं, क्या कह सकते हैं, राम को सिर्फ राम ही कह सकते हैं। इसलिए व्यक्तिवाचक का कभी बहुवचन नहीं बनता। जैसे कि जयपुर, तो क्या जयपुर का बहुवचन बना सकते हो, जयपुर तो एक ही है, कि जयपुरो ऐसे कहेंगे, नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, बहुवचन नहीं बनता है, व्यक्तिवाचक का बहुवचन नहीं बनता है। तो हम बात करते हैं इसका बहुवचन नहीं बनता, इनका बहुवचन नहीं बनता, वचन नहीं बनता है। अच्छा, ठीक है। किसी विशेष का बोध कराए, इनका बहुवचन भी नहीं बनता है। अब हम बात करें भाववाचक की। भाववाचक में व्यक्ति को भाव की अनुभूति होती है, यानी कि जैसे गर्म लग रहा है, सर्दी लग रही है, ये पानी गर्म है, गर्म क्या है, भाव बता रहा है, इसलिए वो भाव हो जाएगा। तो हम बात करें भाववाचक जिसमें भाव का अनुबोध कराए। ओके, अनुबोध
कराए, जिसमें भाव का अनुबोध कराए वह भाववाचक है। ओके, तो हम बात करते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। हमने तीनों प्रकार हमने आज संज्ञा के देखे हैं। ओके, और हम देखते हैं आगे एक एक विशेषण शब्द का उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे जातिवाचक स्त्री पुरुष, ये जातिवाचक के उदाहरण है। स्त्री, पुरुष, जानवर, जानवर पूरी जाति का नाम बता रहा है, जानवर, बंदर, बहुत सारे बंदर होते हैं, बंदर। इस प्रकार से जातिवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। व्यक्तिवाचक की बात करें, जैसे राम, श्याम, जयपुर, जोधपुर, राम, श्याम, जयपुर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली। इस प्रकार से हम किसी विशेष का नाम बता रहे हैं। दिल्ली एक विशेष जगह है, दिल्ली एक विशेष जगह है, राम एक विशेष व्यक्ति है, श्याम एक विशेष व्यक्ति है, जयपुर विशेष स्थान है, जोधपुर एक विशेष स्थान है। ठीक है। भाववाचक जिसमें गर्म, सर्द, खुशी, गम, गर्मी, सर्दी, खुशी, गम, हंसना, इस प्रकार से रोना, ये सारे भाव हैं। ओके, तो हम बात करते हैं, यदि आपको कुछ दिख नहीं रहा है तो आप अनुमान लगा दीजिए, मैं बोल रहा हूँ पीछे से। तो बस ठीक है, आज यहीं तक रुकते हैं, कल और पढ़ेंगे।